हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम वस्तुओं का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। लेक्चर वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच में शेयर करें। यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तु का अर्थ समझते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु का अर्थ ठोस वस्तुओं से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में वस्तु के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो कि मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, वे वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि मार्शल की परिभाषा से हम वस्तु का अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मार्शल ने कहा है कि वे सब वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, अर्थशास्त्र में वस्तु कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए गेहूं, चावल, दूध, घी, मक्खन, कपड़ा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये सभी वस्तुएं हैं, क्योंकि ये वस्तुएं मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर रही हैं, इसलिए इनको वस्तुएं कहेंगे। और वस्तु में एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, वह उपयोगिता का होता है। यदि उस वस्तु में उपयोगिता का गुण नहीं है तो उसको हम वस्तु नहीं कहेंगे। यानी वस्तु में उपयोगिता का गुण होना आवश्यक है ताकि वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर सके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इसमें वस्तु में उपयोगिता का गुण तो होता है, लेकिन लाभदायक या हानिकारक ये गुण उसमें नहीं होता है। वस्तु लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। अब ये उपभोग करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वह उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए यदि कोई शराबी व्यक्ति है तो उसके लिए शराब उपयोगी हो सकता है, भले ही वह हानिकारक वस्तुएं होती है, लेकिन चूंकि वह उस उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करती है, इसीलिए उस वस्तु में उपयोगिता का गुण है। तो इस तरह से वस्तु में उपयोगिता का गुण होना आवश्यक है ताकि वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करती हो। उसको हम कहेंगे क्या? वस्तु कहेंगे। अब हम वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। तो वस्तुओं की वर्गीकरण को कुछ इस तरह से 4 भाग और 8 भागों में हम वस्तुओं को वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, भौतिक या गैर भौतिक वस्तुएं, मटेरियल और एंड नॉन मटेरियल गुड्स। यहां पर सबसे पहले हम भौतिक वस्तु को समझते हैं। भौतिक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका कि एक निश्चित आकार होता है, प्रकार होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, कपड़ा, मशीन, ये सब भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब अभौतिक वस्तुएं कौन सी होंगी या गैर भौतिक वस्तुएं हम कहेंगे? तो ये गैर भौतिक वस्तुएं या अभौतिक वस्तुएं वे होंगी जिनका कि कोई आकार प्रकार नहीं होता है, जिनको हम छूकर नहीं देख सकते हैं, वे वस्तुएं कहलाती हैं गैर भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। यानी इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उनको हम छूकर नहीं देख सकते। जैसे एक टीचर के द्वारा दी गई सेवा, एक वकील के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, या एक कोई सिंगर के द्वारा जो सेवा दी जाती है, उस सेवा को हम छूकर नहीं देख सकते हैं, इसलिए गैर भौतिक वस्तुएं कहलाएंगी, अभौतिक वस्तुएं कहलाएंगी। नंबर 2, स्वतंत्र वस्तुएं या गैर आर्थिक वस्तुएं। स्वतंत्र वस्तु वही होती है, गैर आर्थिक वस्तुएं वही होती है। या
तथा आर्थिक वस्तुएं। तो हम फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स को समझते हैं। फ्री वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके लिए उपभोक्ता को कोई कीमत या कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। ये वस्तुएं प्रकृति से बिना कीमत पर, बिना परिश्रम किए, बिना किसी त्याग किए ये मनुष्य को प्राप्त होती हैं। वह फ्री गुड्स कहलाती हैं, स्वतंत्र वस्तुएं कहलाती हैं या गैर आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि हवा, पानी, धूप, प्रकाश, ये सब वस्तुएं जो है प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त है और जो कि हमें असीमित मात्रा में प्राप्त होती है। इनकी पूर्ति जो होती है इनकी मांग की तुलना में ज्यादा होती है। इनके लिए हमें कोई पैसा, कोई त्याग नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये वस्तुएं जो है निःशुल्क वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम आर्थिक वस्तुएं की, इकोनॉमिक गुड्स की। तो आर्थिक वस्तुएं उन वस्तुओं कहा जाता है जिनकी पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है। यानी आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति ज्यादा होती है मांग की तुलना में। पूर्ति यहां पर मांग की तुलना में कम हो रही है, अर्थात जिसमें सीमितता का गुण होता है और जिसके लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि रोटी, कपड़ा या अनाज है, पेन, कॉपी, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब वस्तुओं के लिए कुछ ना कुछ मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए ये वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। और इन वस्तुओं में सीमितता का गुण होता है, इसलिए भी इन वस्तुओं की कीमत चुकानी होती है। इसलिए इन वस्तुओं को अर्थशास्त्र में आर्थिक वस्तुओं का नाम दिया गया है। तो भी आप स्वतंत्र वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं इसे भी आप समझ चुके हैं। अब कई बार ये लिखने के लिए आता है कि आर्थिक वस्तुएं और निःशुल्क वस्तुएं अंतर लिखिए। तो अभी हमने आपको बताया है यही अंतर आपको स्वतंत्र वस्तु और आर्थिक वस्तुओं में लिखना है। जनरली फिर भी हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं कि जो निःशुल्क वस्तुएं होती हैं और आर्थिक वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं में कुछ खास अंतर ये होता है कि एक अंतर होता है पूर्ति की सीमितता का। जो निःशुल्क वस्तुएं होती हैं वो असीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उनकी पूर्ति जो है मांग की तुलना में अधिक होती है और इस सरलता से हमको प्रकृति से प्राप्त हो जाती है, निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो आर्थिक वस्तुएं होती है ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है और इनकी पूर्ति जो है मांग की तुलना में कम होती है, इसलिए इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। एक अंतर पूर्ति की सीमितता का हो गया। दूसरा अंतर यह है कि स्वामित्व हेतु ये उपयुक्त होता है। निःशुल्क जो वस्तुएं होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर किसी विशेष व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। ये प्रकृति की ओर से हमें मुफ्त प्राप्त होती है, इस पे किसी का अधिकार नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी कह लें, हम हवा कह लें, इसमें कोई किसी का एक विशेष अधिकार नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन आर्थिक वस्तुओं की बात हम करें तो आर्थिक वस्तुओं में किसी व्यक्ति का या उसके समूह का या राष्ट्र का या सरकार का किसी का अधिकार होता है। इसलिए इन वस्तुओं के उपयोग के लिए उपभोक्ता को कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। एक अंतर और हम बताते हैं इसमें, एक अंतर होता है हस्तांतरण करने का इन दोनों वस्तुओं के बीच में। आर्थिक वस्तुओं के स्वामित्व में हस्तांतरण करना संभव होता है, हम हस्तांतरित कर सकते हैं, इसलिए इनके लिए कीमत दी जाती है। जबकि जो निःशुल्क वस्तुएं होती है इन वस्तुओं को हम हस्तांतरण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब तक ये निःशुल्क वस्तुएं अहस्तांतरित होती हैं उनकी कीमत नहीं दी जाती है, किंतु जब उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसके लिए कीमत चुकाई जाती है, इसलिए वे वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं बन जाती हैं। इस तरह से इन वस्तुओं में
खास जो अंतर था वो हमने आपको बताया फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक्स गुड्स में। अब बात करते हैं हम निजी वस्तुओं के बारे में कि निजी वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वे कहलाती हैं निजी वस्तुएं कहलाती हैं। यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, वो कहलाएगी निजी वस्तु। ये व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जैसे भूमि, मकान, या आपकी गाड़ी हो सकती है, या किसी व्यक्ति की योग्यता हो सकती है, उसकी कुशलता हो सकती है, उसका स्किल्ड हो सकता है, ये निजी वस्तु कहलाती है। और सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर समाज का अधिकार होता है, एक जैसा अधिकार होता है, जैसे सुरक्षा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, सड़क है, इन सब पर, सड़क पे लगी हुई जो लाइट है उस पर, इन सभी पर पूरे समाज का एक समान रूप से अधिकार होता है, इसलिए ये कहलाती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। नंबर 4, हस्तांतरणीय एवं अहस्तांतरणीय वस्तुएं। हस्तांतरणीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका स्वामित्व या अधिकार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राय ये खासतौर से ये भौतिक वस्तुएं होती है, जैसे कि गाड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, टीवी है, लैपटॉप है, कुर्सी है, घड़ी है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं और ये हस्तांतरणीय होती हैं, ट्रांसफरेबल होती हैं। इन्हें खरीदने पर विक्रेता के जो स्वामित्व होता है वह क्रेता के अधिकार में आ जाता है, जो उसको खरीदता है उसके अधिकार में उसका स्वामित्व हो जाता है। अब बात करते हैं हम अहस्तांतरणीय वस्तुएं, नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम एक व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वह अहस्तांतरणीय वस्तु कहलाती है। जैसे कि टीचर के द्वारा दी गई सेवा, टीचर की योग्यता, उसकी कुशलता, वकील की कुशलता, इंजीनियर की कुशलता, डॉक्टर की कुशलता या उसकी योग्यता, इसको हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे पर। हाँ, ये जरूर बात है कि इनकी जो सेवा है उसको हम मुद्रा के रूप में क्रय कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल में योग्यता है, उनकी जो कुशलता है, स्किल्ड है, उसको हम हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, वह तो उस व्यक्ति के पास ही रहेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो है अहस्तांतरणीय नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स कहलाती हैं। नंबर 5, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुओं कहा जाता है जिसको कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, वे वस्तुएं कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आवश्यकता है चाय पीने की, तो वह अगर चाय ज्यादा कीमत प्राप्त हो रही है तो चाय के स्थान पर वह कॉफी का प्रयोग कर सकता है, दोनों से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग, ये कहलाता है स्थानापन्न वस्तुएं। नंबर 6, पूरक वस्तुएं, सप्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं कहा जाता है जिन्हें हम एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। जब हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में प्रयोग करते हैं तो वो वस्तुएं कहलाती है पूरक वस्तुएं। जैसे मान लीजिए पेन के साथ में स्याही का प्रयोग, तो पेन के साथ में जो स्याही का प्रयोग किया जा रहा है वह उसकी पूरक वस्तु हो जाएगी। गाड़ी के साथ में पेट्रोल का प्रयोग या बैट के साथ में बॉल का प्रयोग, ये पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। नंबर 7, गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं एक
निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, उन्हें गिफिन वस्तुएं कहा गया है। इन वस्तुओं के संबंध में मांग और कीमत, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में कीमत कम होने पर इन वस्तुओं की मांग भी घट जाती है, वे वस्तुएं कहलाती हैं गिफिन वस्तुएं। इसको आप घटिया श्रेणी की वस्तुएं भी कह सकते हैं। नंबर 8, उपभोग वस्तुएं एवं उत्पादक वस्तुएं। अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको हम खासतौर से उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं में विभाजित कर सकते हैं। उपभोग वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका प्रयोग मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाने का भोजन हो सकता है, पहनने के लिए कपड़े हो सकते हैं, रहने के लिए मकान हो सकता है, चलने के लिए आपको साइकिल हो सकती है या गाड़ी हो सकती है। ये उपभोग वस्तुएं कहलाएंगे। सॉरी, गाड़ी नहीं कहेंगे उसको, खाने पीने के जो सामान है वह उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। इनका डायरेक्ट उपभोक्ता जो है उपभोग कर रहा है, इसलिए ये वस्तुएं जो है उपभोग वस्तुएं कहलाएंगी। नेक्स्ट, उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी और वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मशीन या किसी फसल का बीज हो सकता है या कच्चा माल हो सकता है। ये वस्तुएं जो है उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इन उत्पादक वस्तुओं का प्रयोग जो है वह और अन्य जो उपभोग वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसलिए इन वस्तुओं को उत्पादक वस्तु हम कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनको खासतौर से ये 2 श्रेणी में हम उनको बांट सकते हैं। नंबर 1 आप देख रहे हैं, अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, एंड गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नंबर 2 उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं समझते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी है, यानी जिनका उत्पादन पूर्णतः हो चुका है और ये अंतिम रूप से उपभोक्ताओं या अंतिम जो उत्पादक है उनके द्वारा उपभोग के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अब ये जो अंतिम वस्तुएं होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं जो है इन पर जो व्यय किया जाता है वह उपभोग व्यय कहलाता है। जैसे डबल रोटी हो सकता है, नमकीन हो सकता है, मक्खन हो सकता है, रोटी हो सकती है। इन पर जो व्यय किया जाता है ये उपभोग व्यय कहलाता है। और नंबर 2 अंतिम उत्पादक वस्तुएं, इन पर जो व्यय किया जाता है वह व्यय कहलाता है निवेश व्यय। क्योंकि इनसे, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये इस टाइप की जो वस्तुएं हैं ये अंतिम उत्पादक वस्तु कहलाती हैं। अब बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु की। तो ऐसी वस्तु जो उत्पादन की सीमा के अंदर है, अंदर का मतलब ये है कि ये पूर्णतः अभी तैयार नहीं है, अभी ये पूर्णतः से निर्मित नहीं हुई है, अर्थात ये अंतिम वस्तु उपयोगकर्ता या उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग के लिए अभी पूर्णतः तैयार नहीं है। अथवा ऐसी वस्तु जो कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से
खरीदी जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है मध्यवर्ती वस्तु में कि इसमें एक ही वस्तु अंतिम वस्तु हो सकती है या मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है, और किसी वस्तु का अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु होना उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करता है कि उस वस्तु का प्रयोग अंतिम रूप में किया जा रहा है या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जा रहा है। साथ ही वस्तुओं का अंतिम प्रयोग ही विभाजन का मुख्य आधार बनता है। ये बात इसमें मध्यवर्ती वस्तु में इंपॉर्टेंट होती है। अब जो मध्यवर्ती वस्तु होती है ये खासतौर से जो लेखा वर्ष होता है उस वर्ष के दौरान उत्पादन की सीमा के अंतर्गत होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लेखा वर्ष होता है उसके दौरान कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तु के उत्पादन या पुनः बिक्री के लिए इन वस्तुओं को खरीदा जाता है। एक फर्म से दूसरी फर्म इसको खरीदती है। अगली बात यह है कि इनके मूल्य में अभी वृद्धि करना बाकी है, इसमें और वृद्धि की जा सकती है, और इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ा जाता है। और इन वस्तुओं पर किया गया व्यय मध्यवर्ती लागत कहलाता है या मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। अब बात ये आती है कि जो अंतिम तथा मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती है इनमें अंतर क्यों किया जाता है, इनमें भेद क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वहां पर दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु इन दोनों में अंतर किया जाता है, भेद किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है, केवल जो अंतिम वस्तु होती है उसी के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो ये अभी हमारी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के संबंध में बात हुई थी। अब हम बात करते हैं उपभोग वस्तु के संबंध में। ऐसी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हो वे उपभोक्ता वस्तु कहलाती हैं, और इन वस्तुओं को 4 श्रेणियों में खासतौर से बांटा जाता है। नंबर 1 टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ये ऐसी वस्तु होती हैं जो कि कई वर्षों तक उपयोग में लाई जाती हैं और इनके सापेक्ष मूल्य जो होते हैं वो अधिक होते हैं और इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। ये टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। जैसे घर में हमारे टीवी होती है, रेडियो होता है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है क्योंकि इनका प्रयोग जो है काफी वर्षों तक इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए टिकाऊ वस्तु कहलाती है। नंबर 2 अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। जैसे इसमें इस श्रेणी में आते हैं कपड़े हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, ये वस्तुएं जो है अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। नंबर 3 गैर टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है वे गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे स्याही आपने एक बार उपयोग किया, वो नष्ट हो गई। घर की गैस हो सकती है जो चूल्हा में आप जलाते हैं, दूध हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, ये गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट अभौतिक या गैर भौतिक वस्तुएं या सेवाएं। ऐसी वस्तुएं जिनका भौतिक रूप नहीं होता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था, जिनका आकार प्रकार नहीं होता है वह अभौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, सेवा कहलाती है। जैसे वकील की सेवा, डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा, ये सेवाएं जो है अभौतिक वस्तुएं कहलाती है, इनको हम छूकर नहीं दे सकते हैं।
तो ये तो बात हुई अभी हमारी उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में। अब हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका मूल्य उच्च होता है, अधिक होता है, ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती है। और इन वस्तुओं का प्रयोग करने से मूल्य ह्रास होता है, अर्थात इन वस्तुओं का जैसे जैसे प्रयोग करते हैं वैसे वैसे लागत आती है, उसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। अब इसमें पूंजीगत वस्तुओं में ये बात हमें ध्यान रखना है कि पूंजीगत वस्तुओं में जो सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती है, ये बात हमको ध्यान रखना है। यदि सभी मशीनें हैं किसी फर्म के पास में तो वो सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होंगी। जिस मशीन से हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं वही मशीन जो है पूंजीगत वस्तु कहलाएगी, उसी में मूल्य ह्रास होगा, उसी में लागत आएगी। केवल वही टिकाऊ वस्तु ये पूंजीगत वस्तुएं होंगी जिनका प्रयोग उत्पादक वस्तु के रूप में किया जा रहा है। ऐसी मशीनें जिनका उपयोग वस्तु के रूप में प्रयोग होता है वे पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। साथ ही सभी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वे उत्पादक वस्तुएं होती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हो सकती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। उत्पादक वस्तुएं हम कच्चे माल को शामिल कर लेते हैं या जो स्थिर संपत्ति है उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने वस्तुएं और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में डिटेल से जाना। थैंक यू। आप इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।